दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 100 दिन आंदोलन के, शायद आजाद भारत में इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला। लेकिन इसका एक दूसरा सच भी है। कोई भी आंदोलन इस देश में जब जब परवान चढ़ा है तब तब इस देश की सियासत के भीतर कुछ सवाल उठे हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता आपके पास से जा सकती है। लेकिन 100 दिन आंदोलन चलने के बाद भी अगर सत्ता बेखबर है और सत्ता को अगर इस बात का एहसास है कि उसकी सत्ता नहीं जाएगी तो फिर आंदोलन का मतलब क्या है? यह सवाल ना सिर्फ आंदोलन के भीतर बल्कि इस देश के भीतर भी हो सकता है कहीं ना कहीं उठ रहा हो। और राजनीतिक सत्ता की बेखबरी या फिर उसका बेखबर होना भी शायद इस बात का संदेश देता हो कि चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। लेकिन पहली बार कोई आंदोलन अगर यह कहे कि हम इस देश की संसदीय राजनीति के सबसे निचले स्तंभ यानी पंचायत को जीवित करेंगे, दूसरे स्तर पर पंचायत और जिले और गांव के स्तर पर जो सत्ता के समर्थक हैं उनसे जुड़े हुए जो भी चेहरे हैं, चाहे वो एमएलए हो या सांसद हो, उनकी घेराबंदी करेंगे और आने वाले वक्त में उनका बायकॉट दरअसल सत्ता की पहचान के साथ जोड़कर किया जाएगा। और उसके अगला कदम जब निकल कर आएगा तो चुनाव अगर हो रहे हैं तो फिर बहुत ही टैक्टिकल तरीके से भारत के चुनाव को अगर किसान अब लेने को तैयार हो चला है तो इसके मतलब क्या है? किसान आंदोलन से जुड़े नेता कहते हैं कि अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर हम इस बात का आह्वान करेंगे कि दरअसल बीजेपी को हरा दिया जाए, जिताया किसे जाए यह नहीं बतलाएंगे। इसका मतलब है ये एक टैक्टिकल प्रोसेस है भारत की राजनीति के भीतर में, जहां आंदोलन ये तय कर रहा है कि जो भी विपक्ष की राजनीति है उसे वह चूज एंड थ्रो नहीं करेगा, यानी उसको किसी भी रूप में अपने साथ जोड़ेगा नहीं। भारत की राजनीति में सत्ता वर्सेस किसान की स्थिति क्या आ सकती है? दूसरा सवाल, क्या भारत के भीतर में वाकई चुनाव अगर सत्ता जीत जाती है तो क्या किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा? क्योंकि किसानों ने तो इस बात का ऐलान कर दिया कि अब राजनीतिक सत्ता के खिलाफ वोट दे। तो क्या यह माना जाए कि जब 2 मई को चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो उसके बाद यह किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? यह सवाल भी है, क्योंकि जैसे ही आप राजनीतिक तौर पर अपने को सक्रिय करते हैं वैसे ही इस देश में संसदीय राजनीति सारे मोलभाव करने लगती है और वही तय करती है। लेकिन यहीं से कुछ सवाल नए पैदा होते हैं, क्योंकि भारत के भीतर में बीजेपी को लेकर उसका लगातार चुनाव दर चुनाव जीतने की प्रक्रिया ने 2-3 बातों को खड़ा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतने का भारत में एक मैकेनिज्म होता है। क्या वो मैकेनिज्म बीजेपी के पास है? और अगर बीजेपी के पास वो मैकेनिज्म है तो इसका मतलब क्या यह भी माना जाए कि भारत के लोकतंत्र के भीतर 2 स्थिति एक साथ काम कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जहां जहां संवैधानिक स्थितियों की जरूरत होगी सरकार इस बात का जिक्र करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है ना, इलेक्शन कमीशन है ना, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर है ना। लेकिन क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सरकार को लगता है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए हार जाएगी तो वह वहां पर ऑथोरिटेरियन हो जाती है, यानी तानाशाह हो जाती है और उसके जरिए वह अपनी सियासत को साधती है। भारत की राजनीति में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोई आंदोलन सरकार के इस क्वेसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से टकराने की प्रक्रिया में खड़ा हो जाए। याद कीजिए 1975 इमरजेंसी के दौर में, उससे ठीक पहले जेपी का आंदोलन। जेपी के आंदोलन में भी आपको इस तरीके से एक जगह जमावड़ा कतई दिखाई नहीं दिया गया होगा, चाहे वो बात गुजरात से शुरू हुई हो, चाहे वो बिहार चली गई हो, या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान से जो जेपी ने पूरे आंदोलन का आह्वान किया था और संपूर्ण क्रांति का नारा जब पटना के गांधी मैदान में दिया था तब भी इस तरीके का जमावड़ा नहीं था। और जेपी ने कभी इस बात का ऐलान नहीं किया कि इस कांग्रेसी सत्ता को आप हराइए। उन्होंने कहा था इस सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उसके बाद जो राजनीतिक सत्ता आएगी वह जनता की सत्ता होगी। तो क्या किसान आंदोलन और राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे एक ऐसे मुहाने पर जा रही है जहां पर देश के भीतर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वह खत्म हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि कुछ सवाल हर जहन में आता है, कोई भी आंदोलन 100 दिन कैसे चल सकता है?
इस दौर में तो बड़ी तादाद में लोगों के खाने पीने रहने की जरूरत होगी। आज हम यहां पर खड़े हैं तो दिल्ली का तापमान भी धीरे धीरे गर्म हो चला है। हल्की सी लू की भी खुशबू आपको अब दिखाई देगी। यहां पर गर्म हवा चलने लगी है। आने वाले वक्त में ये और तेज होगा। तो इसका मतलब है यहां पे क्या वो सारी सुविधाएं होंगी? यकीनन वो सारी सुविधाएं होंगी। असल में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको लेकर अगर भारतीय किसान के भीतर का एनालिसिस जब कीजिएगा तो एक बात बहुत साफ होगी। इन 3 जगहों के किसान इस देश के फार्मर्स यानी पीजेंट्स के बीच में कैपिटलिस्ट के तौर पर उनकी मौजूदगी बार बार होती है। यानी यहां का किसान आर्थिक तौर पर संपन्न है। जो 3 कानून आए हैं वो पहली बार इस पूंजीवादी व्यवस्था में सीधे सीधे ओरिजिनल कैपिटलिस्ट को सारे अधिकार दे देना चाहते हैं, बनिस्बत किसानों के भीतर भी जो संपन्न किसान है वह संपन्न ना रहे और उनसे एक ट्रांसफर हो जाए, या ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन सोशल एस्पेक्ट में हो जाए। और किसान अपनी लड़ाई अस्तित्व की लड़ रहा है। अगर आप सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करें तो यहां के किसानों के सामने भी अपने अस्तित्व की बात है। सवाल यह है सिर्फ 100 दिन का आंदोलन नहीं, यह आंदोलन 200 दिन भी चल सकता है, यह आंदोलन 300 दिन भी चल सकता है, क्योंकि आर्थिक तौर पर संपन्नता इस देश के इन जगहों के किसानों के साथ जुड़ी है। यह बात आंकड़ों के लिहाज से, यह बात सरकार की दृष्टि के लिहाज से बहुत साफ है। लेकिन इसके आगे का कुछ बड़ा सवाल अब 100 दिन जब आंदोलन के पूरे हो चले हैं उसके बाद से पैदा होता है। क्या वाकई इस देश के भीतर में जहां जहां सत्ता ऑथोरिटेरियन यानी तानाशाही के तौर पर उसकी मौजूदगी अगर होने लगी है तो किसान भी क्या अब टकराने के लिए वह भी कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चीजों को अपनाएगा? यहां सवाल हम ये नहीं कर रहे हैं कि यह अभी बैलेट का जिक्र है, कल बुलेट का जिक्र होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल है, आपको यहां पर भारत के उन पन्नों को आज खोलना होगा जिन पन्नों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में राष्ट्र के नाम की 3 ही पहचान थी। एक स्वदेश, दूसरा स्वधर्म और तीसरा स्वराज। इन तीनों की पहचान अलग अलग वक्त में आजादी के आंदोलन के साथ शुरू होती है। स्वराज का जिक्र सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने किया था, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया और उसके बाद महात्मा गांधी ने उसको अपना लिया। बाल गंगाधर तिलक उग्र पहचान के साथ थे। दयानंद सरस्वती के साथ आइएगा या उससे पहले जब बंग भंग आंदोलन बंगाल में चल रहा था उस प्रोसेस में जब आइएगा तो वहां पर आपको अरविंदो का जिक्र आएगा। अरविंदो स्वधर्म का जिक्र भी कर रहे थे और स्वदेश का जिक्र भी कर रहे थे। और उस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के काउंटर में खड़े होकर उसको बायकॉट का भी जिक्र था। महात्मा गांधी ने भी इसको एक स्पेस दिया था। अगर आप ध्यान दीजिए तो किसान आंदोलन के भीतर 3 विचारधाराएं नेताओं के जरिए चल रही है। एक विचारधारा बहुत साफ तौर पर जो सीधे सीधे किसानी से जुड़े हैं। दूसरी विचारधारा लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट की है, वामपंथ और अति वामपंथ की है। तीसरी विचारधारा गांधीवाद की है। अगर ये 3 विचारधाराओं का समावेश भारत के भीतर में कोई आंदोलन को ना सिर्फ चला रहा है बल्कि उसके सोशल बेस यानी उसके सामाजिक आधार को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी से जुड़े एमएलए और एमपीज अपने इलाके में ही जाते हैं तो वहां उनको बायकॉट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जो पंचायतें हो रही हैं उस पंचायतों के भीतर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और तमाम जातियों के लोगों की स्थिति भी उनके साथ जुड़ जाती है। असल सवाल यही है कि आरएसएस ने अपने तौर पर जो स्वराज का जिक्र नहीं बल्कि स्वधर्म का जिक्र करें या स्वदेश का जिक्र करें उसमें उसने एंटी मुस्लिम स्टैंड लिया था। यह उसके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का एक हिस्सा था। महात्मा गांधी का मानना था कि हमको सबको साथ लेकर चलना है क्योंकि सामने ब्रिटिश सत्ता खड़ी है। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है क्योंकि हम जब आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आजादी से पहले का जिक्र कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में हम 21वीं सदी में खड़े हैं। लेकिन जैसे ही यह बात का जिक्र आएगा कि अगर बीजेपी राजनीतिक सत्ता हर जगह जीतती चली जाती है और किसान हर जगह इस बात का जिक्र करते चला जाता है कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, तो फिर वोट देने या ना देने की जो पूरी थ्योरी और नारे है वो कितने दिन चलेगी और किसान के पास उसके बाद वो कौन से विकल्प बचेंगे जिसमें वो कौन से रास्ते जाए।
यहीं से असल बात शुरू होती है कि चाहे अरविंदो का जिक्र कीजिए, चाहे बंग भंग आंदोलन का जिक्र कीजिए, उस समय एक उग्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत के भीतर में, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे 1904, 5, 1910 से होते हुए जैसे ही आप 1930 तक पहुंचेंगे तो फिर उस पीरियड को याद कीजिए। एक तरफ भगत सिंह खड़े थे, दूसरी तरफ महात्मा गांधी खड़े थे। महात्मा गांधी के साथ इस देश का जो सामाजिक चेहरा था वो सबको साथ लेकर अगर चलने का था, तो भगत सिंह के साथ भी उनका जो सोशल बेस था वह भी इस देश के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं विस्तार पा रहा था। भारत की राजनीति में वह एक ऐसा क्षण था जिसके बाद अगर महात्मा गांधी और भगत सिंह की जो पूरी फिलॉसफी है, वो पूरी फिलॉसफी भारत के आज़ादी के आंदोलन से जैसे ही जुड़ती है तो कांग्रेस उसको लपक कर इस देश के भीतर में अपने तौर पर एक देश की राजनीतिक सत्ता को अपने साथ लेकर चलने की स्थिति में आ जाती है। भारत की राजनीति में अब दो सवाल हैं। क्या किसानों का आंदोलन एक लंबे वक्त के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा? अगले साल पंजाब के चुनाव है। पंजाब के भीतर में अकालियों की परिस्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं है। कांग्रेस की सत्ता वहां पर है, इसलिए कैप्टन को पूछा जाता है। कोई तीसरी ताकत आपको नजर नहीं आएगी, बीजेपी नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि अगर यह आंदोलन अगले बरस तक भी चलता रहेगा तो पहला प्रयोग राजनीतिक तौर पर पंजाब के चुनाव में होगा, जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हो सकता है किसान नजर आए, या फिर किसानों की ही सारी जरूरतें और मांगों को लेकर भारत की राजनीति अपने मुद्दों को बदलना शुरू कर दे। यह दो विकल्प भारत की राजनीति के सामने आएंगे। अब पहला विकल्प इन 5 राज्यों के उपयोग के दौर में नजर आएगा, जहां पर किसान कह रहे हैं हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, हम असम भी जाएंगे, हम तमिलनाडु भी जाएंगे, हम केरल भी जाएंगे, हम पुडुचेरी भी जाएंगे। इन 5 राज्यों में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सिर्फ केरल के किसानों को अगर छोड़ दीजिएगा तो बाकी 4 राज्यों के किसानों की स्थिति बड़ी नाजुक है। प्रति किसान की प्रति महीने की आय किसी भी हालत में 6,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है। यानी राजनीतिक दलों की जरूरत होगी कि वह किसानों के आंदोलन से निकले मुद्दों को अपना मुद्दा बना लें। और दूसरी परिस्थिति, अगर वो ना बना पाए तो इस देश में सत्ता वर्सेस किसान की परिस्थिति आ जाएगी। इसीलिए जब 100 दिन का जैसे ही हम जिक्र करते हैं तो यहां पर जो खाना पीना आ रहा है, यहां पर जो लोगों की आवाजाही है, एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन यह पहचान भारत की राजनीति को चेताने के लिए काफी है और शायद चुनौती देने के लिए भी काफी है। क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास के भीतर में किसान और मजदूरों का मिला जुला आंदोलन कई मौकों पर, कई जगह से, कई आवाजों में हमेशा सुनाई दिया गया होगा। करीब 16 आंदोलन आजादी के बाद हुए हैं। आजादी से पहले भी कई आंदोलन हुए हैं। अगर उस दौर में चले जाइएगा तो महात्मा गांधी से जुड़कर आपको चंपारण आंदोलन भी याद आएगा और सरदार पटेल से जुड़कर खेड़ा का आंदोलन भी समझ में आएगा। नमक का भी आंदोलन एक लिहाज से खेतियों से ही जुड़ा हुआ था, उस प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन लोगों को जमा करना था। इस दौर में पहली बार लोगों का जो जमाव है वह राजनीतिक सत्ता के खिलाफ हो रहा है। जो आपको दूर मंच से हल्की फुल्की आवाज भी सुनाई देती होगी, कम से कम हर 10 मिनट के भाषण में 5 मिनट हिस्सा राजनीतिक सत्ता के खिलाफ शब्दों के इस्तेमाल के साथ होता है। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के भीतर में जो राजनीतिक सत्ता यह कहती है कि हम बहुमत के साथ खड़े हैं, उसको काउंटर करने के लिए धीरे धीरे एक मैच्योरिटी इस देश के किसानों के जरिए, लेकिन इस देश के मुश्किल हालात में लोगों के बीच खड़ी हो रही है। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इन 100 दिनों के आंदोलन के वक्त में, आने वाले वक्त में हो सकता है इस देश के संसद के भीतर भी कुछ नए शब्दों को गुंजाने के लिए तैयार हो जाए। यह एक अपने तरीके की पहली फिलॉसफी है। दूसरी परिस्थिति, अगर आप ध्यान दें तो लगातार तिरंगे यहां पर फहराते रहते हैं और भारत के भीतर में तिरंगे को लेकर या भारत के भीतर में राष्ट्रवाद को लेकर जो राजनीतिक उपयोग बीजेपी ने किया है, इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। उसने ये मान लिया कि राष्ट्रवाद उसके हिस्से में आता है, इसीलिए उसके सारे मुद्दे उस राष्ट्रवाद के दायरे में ही आते चले गए, जिस राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए यहां के लोगों के भीतर सवाल थे कि आप हमारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करते हैं, या फिर जब हमने आपको चुनकर भेजा है तो आप
फसल की भी न्यूनतम कीमत दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं आते हैं? अब सवाल उसके आगे निकल गया है, क्योंकि मोदी सरकार कहें, भारत सरकार कहें, बीजेपी कहें, इस देश के नीति आयोग का जिक्र करें या इस देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसका भी जिक्र करें तो आप बहुत बारीक लकीर में देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑथोरिटेरियन तरीके से अब बिहेव कर रहे हैं। इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस देश की किसानों की फिक्र नहीं है। उसको आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार में जाना है, पश्चिम बंगाल भी जाना है और असम भी जाना है। ये ऐसे सवाल पहली बार 100 दिनों के आंदोलन ने पैदा कर दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि राजनीतिक सत्ता क्या वाकई कोई बड़ा फैसला इस आंदोलन को लेकर कर लेगी क्या? यकीनन नहीं करेगी। क्या इस आंदोलन को सरकार दबाने की स्थिति में आ जाएगी, दमन की स्थिति में आ जाएगी? यकीनन नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय राजनीति के भीतर का अंतिम सत्य यह है, यहां पर जो नेशनलिज्म है, अगर वो नेशनलिज्म की पूरी फिलॉसफी पॉलिटिकल नारे से हटकर उस सोशल स्ट्रक्चर और सोशल बेस को ही अपने साथ लेते चलेगी, तो फिर बीजेपी क्या कोई भी राजनीतिक दल का समावेश उसी के भीतर हो जाएगा। और यह हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी के सांसद, विधायक वहां से निकलने लगे। यह हो सकता है जब वो अपने इलाके में जाएंगे तो वहां उनके भीतर उनके वोटर सवाल पूछेंगे कि आप किसानों के विरोध में रहकर क्यों दिल्ली की सत्ता के साथ खड़े हो। यह भी हो सकता है। और यह एक पॉलिटिक्स का एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे को पहली बार देखने की स्थिति में राजनीतिक सत्ता की मजबूरी हो रही है, क्योंकि इस वक्त भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति दुनिया के भीतर में सबसे बुरी स्थिति में है। पहली बार किसी आंदोलन में महिलाओं का योगदान, युवाओं का योगदान, बुजुर्गों का योगदान कमोवेश एक सरीखा है। यानी जो जिस प्रोफेशन से नहीं भी जुड़ना चाहता है वह भी उस व्यवसाय के साथ आकर खड़ा हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत में अर्थव्यवस्था जो चलती है उसमें बीते 70 बरस में जो बाजार की इकोनॉमी को खड़ा किया गया, वह भारत में सिर्फ 28 से 32% लोगों का पेट भर सकती है, उन्हें ही रोजगार दे सकती है, उन्हें ही 2 जून की रोटी मुहैया करा सकती है। लेकिन एग्रीकल्चर, यहाँ की जमीन, वहाँ पर जो केमिकल्स का प्रयोग किया गया, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी लाई गई और वहाँ पर जो फसल को लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया, उस पर चाहे अनचाहे इस देश का लगभग 58 से 68% जनता उस पर टिकी हुई है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि 100 दिनों के आंदोलन ने इस बात को जतलाया है कि दरअसल इतनी बड़ी बहुसंख्य संख्या को आप नकार नहीं सकते हैं, और उसकी मौजूदगी अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होगी तो फिर आने वाले वक्त में सत्ता वर्सेस किसान की थ्योरी इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में रेंगने लगेगी। हमें लगता है कि यह 100 दिन की यात्रा भारतीय आंदोलन के दौर में शायद एक ऐसे इतिहास को लिख रही है जिस इतिहास के दायरे में पहली बार जिन मांगों के साथ आंदोलन शुरू हुए थे वह मांग पीछे चले गए हैं, और उसके बाद भारतीय समाज और उसके सोशल बेस का जो गोलबंदी होना है वो बड़ी तादाद में हो रहा है। और यह स्थिति 3 स्थितियों में आखिर में आकर टिक जाएगी। पहली स्थिति, जो कॉरपोरेट हैं, जो राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े हैं, जो किसान के बीच में खलनायक हैं, हो सकता है उनके सामानों के बायकॉट का ऐलान धीरे धीरे हो ही नहीं बल्कि खुद ब खुद लोग बायकॉट करने लगे, जिसका जिक्र इससे पहले तकरीबन 36 दिन हो गए। 36 दिन पहले अंबानी अडानी का जिक्र किया गया था, खुले तौर पर मन से किया गया था, और लगभग 68 दिन पहले कहा गया था कि आप जियो का इस्तेमाल ना करें। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें खुद डेवलप होंगी। इसका मतलब एक ये भी है कि कॉरपोरेट इकोनॉमी जो है वह भारत की राजनीतिक सत्ता को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देती है, और उस ऑक्सीजन में ब्रेक तब लगेगा जब इस देश के भीतर का जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर किसान भी है और मजदूर भी है। और ये 100 दिनों की ट्रेनिंग कोई व्यर्थ की ट्रेनिंग नहीं है। वो समझने लगा है धीरे धीरे कि अब उसकी भागीदारी इस आंदोलन में जरूरी नहीं है कि दिल्ली की सीमा पर आकर होए। वह पंचायत में बैठ सकता है, वो जिले में सत्ता से जुड़े हुए लोगों का बायकॉट कर सकता है, वह सत्ता से जुड़े कॉरपोरेट के सामानों को नहीं खरीद सकता है, और चुनाव में राजनीतिक सत्ता के काउंटर में जो भी कैंडिडेट जीतने वाला होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको वो जिताने की दिशा में बढ़ सकता है।
और अगर यह परिस्थिति भारत के भीतर में अब आने वाले वक्त में डेवलप होती चली गई तो फिर यकीन जानिए हम और आप सिर्फ 1 दिन गिनेंगे, 2 दिन गिनेंगे, 100 दिन गिनेंगे, 200 दिन गिनेंगे, 300 दिन गिनेंगे, कितने भी दिन गिनेंगे, लेकिन यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी जो चेन ऑफ रिएक्शन से होता है, जिसमें भारतीय समाज के भीतर सवाल धीरे धीरे उस सोशल स्ट्रक्चर को अपने साथ लेकर खड़ा हो जाएगा जो शायद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी भी देश के रेवोल्यूशन की एक प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की शुरुआत भीड़ से नहीं होती है, लेकिन उस प्रक्रिया के भीतर भीड़ दिखाई भी नहीं देती है और यह सब कुछ खुद ब खुद कैसे होता चला जाता है। हमें लगता है कि आज 100वां दिन है तो उसको लेकर आपसे चर्चा हो रही है। आने वाले वक्त में इसकी आहट आपको हर वक्त कैसे सुनाई देगी, इसकी चिंता हमें लगता है नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन या फिर 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद की परिस्थितियों से जुड़ा है, जहां पर राजनीतिक सत्ता को तय नहीं करना है, पहली बार आंदोलन के रुख और रुख से जुड़ी जनता को तय करना है कि अब उसे राजनीतिक सत्ता का क्या करना है। यह स्थिति बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।